Weather and climate. What is weather? Weather is the physical condition or state of the atmosphere at any place for a short period as regards temperature, air pressure, rainfall, winds and humidity. वेदर क्या है? फिजिकल कंडीशन या स्टेट है एटमॉस्फेयर की किसी एक जगह पर थोड़े समय के लिए। किसके हिसाब से? टेम्परेचर वहाँ का कैसा है, एयर प्रेशर कितना है, रेनफॉल, विंड्स और ह्यूमिडिटी, इन सब के हिसाब से वहाँ का मौसम कैसा है छोटे समय के लिए किसी जगह का, उसको ही वेदर कहते हैं। वेदर इज़ नॉट स्टैटिक। वेदर एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है, स्टैटिक नहीं है। ठीक है, सुबह हुआ कि बादल है, बहुत ज़्यादा बारिश बरसेगी, लेकिन फिर हो गया धूप निकल गई, फिर अचानक से एकदम से बादल फिर आ गया, फिर हवा चलने लग गई। तो क्या है, मौसम बदलता रह रहा है, तो ये स्टैटिक नहीं है। सो इट कैन नॉट बी जनरलाइज। इसलिए मौसम के बारे में कोई एक राय नहीं बनाई जा सकती। छोटे से ये देखे कि बादल बहुत है और दिन भर पानी होगा, तो ऐसी कोई राय नहीं बनाई जा सकती है। वेदर में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जगह जगह के हिसाब से मौसम बदलता रहता है। हम ये लोग यहाँ बैठे हैं तो हो सकता है यहाँ बादल हो, थोड़ी दूरी पे कोई और रहता हो, तुम्हारे फ्रेंड रहते हों, तो वहाँ हो रहा है कि यहाँ तो बहुत धूप लगी हुई है। ठीक है, वेदर कैन बी सब्जेक्ट टू चेंज एज इट इज़ अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स लाइक एल्टीट्यूड एंड वाटर बॉडीज़। वेदर क्या है, वो बदलता रह सकता है। जो लोग एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं वहाँ मौसम अलग होगा, और जो लोग पानी के पास रहते हैं जैसे मुंबई वगैरह में, तो वहाँ का मौसम अलग तरह का रहता है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर. The climate and the weather of a place are determined by common elements as temperature, atmospheric pressure, humidity, clouds, precipitations and wind. वेदर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, किस किस कारण से मौसम बदलता रहता है, इस सब के कारण, टेम्परेचर के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, ह्यूमिडिटी, क्लाउड, प्रेसिपिटेशन और विंड, इन सब के कारण मौसम हर जगह का अलग तरीके का, कभी कैसा है कभी कैसा है। टेम्परेचर फर्स्ट था हमारा एलिमेंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द टर्म यूज टू एक्सप्रेस द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ हीट। कितना डिग्री टेम्परेचर है, होता है ना, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, 25 डिग्री है, तो अलग अलग तरह का टेम्परेचर होता है। इसके हिसाब से होता है कितनी गर्मी है, कितनी ठंड है। द सन इज़ द ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर द अर्थ। अर्थ को हीट एनर्जी नेचुरली किससे मिलती है? सन से। इंसोलेशन इज द टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह पर सूरज के कारण, ठीक है, सोलर एनर्जी मिलती है, उसकी टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, उसी को कहते हैं इंसोलेशन। सूरज से जो एनर्जी पृथ्वी पर किसी जगह पर मिल रही है उसको कहते हैं इंसोलेशन। द रेडिएशन फ्रॉम द सन हैज़ 3 कंपोनेंट्स। सन की जो रेज होती हैं उससे हमको 3 तरह की मिलती हैं लाइट्स, जैसे वाइट लाइट, विजिबल लाइट जो हमको दिखाई दे रही है, अल्ट्रा वायलेट रेज एंड इंफ्रारेड रेज। 3 तरह के रेडिएशन हमको सन से मिलते हैं। देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर सोलर एनर्जी अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप से पहुंचती है, अलग अलग मात्रा में पहुंचती है। बिकॉज ये स्फेरिकल है, पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है थोड़ी सी, एंड इंक्लाइंड एक्सिस, और उस पर रोशनी जो पड़ रही है वो तिरछी पड़ती है, कहीं कहीं पर, कहीं सीधी पड़ती है। देयर फॉर द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड एट एनी प्लेस डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट एंड द एंगल एट विच द सन रेज फॉल ऑन द अर्थ। तो सन रेज कितनी समय तक पड़ रही है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ क्या है, स्फेरिकल है, सन रेज ये इक्वेटर पे, ये इक्वेटर है, ये पोल्स है, तो सनराइज इक्वेटर पे सीधी पड़ रही है, तो क्या होता है, यहाँ गर्मी ज़्यादा है, लेकिन जब इधर पोल्स की तरफ जाएंगे तो तिरछी पड़ेगी ये। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा बन गया है सन, तो ये बहुत तिरछी जाएगी, तो किसी एंगल से जाएगी, तो कितने एंगल पे हम हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से सनरेज कम ज़्यादा पड़ेंगी, तो सन की इंटेंसिटी जो होगी हीट की वो कम ज़्यादा होगी। वही यहाँ पे कह रहा है, प्लेस डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट, कितने समय तक सनलाइट मिल रही है, एंड द एंगल एट विच द सन रेज फॉल ऑन द अर्थ, कितनी रेज पे, कितने एंगल पे सन की रेज आ रही है। द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। किसी जगह का टेम्परेचर हम किससे नापते हैं? थर्मामीटर से नापते हैं। द सिक्सेस थर्मोमीटर विच वॉज इन्वेंटेड बाई जेम्स सिक्स, सिक्सेस थर्मोमीटर है जिसको बनाया था जेम्स सिक्स ने, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स। यानी एक दिन में मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा, वो कैलकुलेट करता है सिक्सेस थर्मोमीटर, ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्ड कर लेता है।
जनरली द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इज डिटरमिन्ड बाय द लैटिट्यूड। ज़्यादा जनरली जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया डिटरमिन किया जाता है कैसे, लैटिट्यूड से। लैटिट्यूड क्या हो गया, ये जो हॉरिजेंटल होती हैं चीज़ें, ये हमारी पृथ्वी है, ये लैटिट्यूड जो लेटी हुई लाइन्स है, लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। और एल्टीट्यूड पे कितनी ऊंचाई पर हम हैं, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा। और डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितनी दूरी पर हम रह रहे हैं। अगर हम सी के पास हैं तो वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होगा। विंड का डायरेक्शन, हवा किस तरफ से आ रही है। अगर सी की समुद्र की तरफ से हवा आ रही है तो क्या लगेगा, साथ में नमी लेके आएगी। लेक पहाड़ों की तरफ से आएगा तो साथ में ठंड लेके आएगी। ठीक है। क्लाउड कवर, किसी जगह पर बादल हैं, बादल अगर होगा तो क्या होगा, सनरेज उतनी तेज़ी से पृथ्वी पे नहीं आ पाएगी, तो सनरेज गर्मी थोड़ी कम होगी, नमी थोड़ी ज़्यादा होगी। और ह्यूमिडिटी, कहीं पर नमी कितनी है। और ओशियन करंट, सागर की लहरें किधर से आ रही हैं। रिलीफ, हमारी ज़मीन कैसी है जहाँ हम रह रहे हैं, पहाड़ों पे रह रहे हैं, ऊंचे जगह पे हैं, नीची जगह पे हैं। स्लोप ऑफ लैंड, लैंड का स्लोप कैसा है, मिट्टी कैसी है वहाँ की, नेचुरल वेजिटेशंस कवर कैसे हैं। ठीक है, सब्जी वगैरह जो उगाई जा रही कैसे है। तो इन सभी पे डिपेंड करता है टेम्परेचर किसी जगह का। सेकेंड पॉइंट था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एयर हैज़ वेट एंड इट एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर में क्या होता है, वेट होता है। जैसे अगर खाली बैलून है और फिर उसमें हवा भर दिए हम, ठीक है, तो बड़ा हो जाएगा, जगह घेरेगा, तो वेट भी हो जाएगा। और जब हम हवा भरते चले जाते हैं तो क्या होता है, जितनी ज़्यादा हवा आप भरेंगे तो जो बैलून है, बैलून के चारों तरफ प्रेशर लगेगा उतना, और फिर बैलून कभी कभी ज़्यादा हवा हुई तो फट जाता है, तो प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, तो एयर प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, इज द प्रेशर दैट द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम ये अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है जो चारों तरफ से पृथ्वी पे प्रेशर लगा रहा होता है, उसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द वेट ऑफ एयर ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एयर प्रेशर। एयर का कितना वेट है किसी एक यूनिट एरिया पर, उसी को कहते हैं एयर प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड विद ए बैरोमीटर। ये बैरोमीटर है, इससे मापा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरण का प्रेशर कितना है। दे आर टू टाइप्स ऑफ बैरोमीटर, दो तरह के बैरोमीटर है, एक फोर्टीन्स बैरोमीटर और एनरॉयड बैरोमीटर, दो तरह के बैरोमीटर ये हैं। व्हेन एयर एक्सपेंड्स इट क्रिएट्स ए लो प्रेशर एरिया। जब एयर एक्सपेंड्स, जब हवा फैलेगी तो क्या होगा, हवा फैलेगी यानी वो दूर दूर जाएंगे, इसके मॉलिक्यूल्स जो है हवा के वो दूर दूर जाएंगे। जब दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, ये जो ज़्यादा पास पास है तो प्रेशर ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर हो गए तो ये प्रेशर कम लगाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल दूर हुए तो कम प्रेशर लगाएंगे, और मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे कहीं पर तो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा है, व्हेन एयर एक्सपेंड्स, जब हवा फैलती है, इट क्रिएट्स ए लो प्रेशर एरिया। इसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे और प्रेशर जो हो जाएगा लो प्रेशर एरिया हो जाएगा। जैसे किसी एक कमरे में ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, पूरा भरा हुआ है, तो क्या होगा, सब एक दूसरे को धक्का धक्का ज़्यादा देंगे, यानी प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर दो ही तीन लोग बैठे हैं, सब दूर दूर बैठे हैं, तो कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। वहाँ डेंसिटी कम है, तो कम डेंसिटी है तो प्रेशर कम है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो प्रेशर कम लगाएंगे। टेम्परेचर ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, टेम्परेचर कम है तो चीज़ें पास पास आती हैं, मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, पास पास आएंगे तो प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे। Therefore, when the temperature is high, low pressure is created. When the temperature is low, जब टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, एयर बिकम्स हैवियर, तो पास पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो क्या होगा, एयर भारी हो जाएगी, एंड डेंसर, और घनी हो जाएगी, डेंस ज़्यादा हो जाएंगे, क्रिएटिंग हाई प्रेशर रीजन, और प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, देयरफॉर द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर। तो जितना भी एयर प्रेशर का डिफरेंस हो रहा है, इससे हाई डिफरेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द एयर, इससे एयर जो है मूव करती है। सीवर weather phenomena such as thunderstorms, tornadoes and cyclones are all associated with the variation in the atmospheric pressure के कारण ये सब होता है। थंडरस्टॉर्म जो फिर बहुत क्या कहते हैं उसको, आंधी तूफान जैसा आता है। टोरेंडोज जो हवा में होता है ना, ऐसे करके हवा चलती है ऊपर गोल 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 घूम के। और साइक्लोन जो पानी में आता है, चक्रवात कहते हैं ऐसे। तो ये समझ में आया होगा
कि जब टेम्परेचर कम है तो डेंसिटी चीज़ें पास पास आएंगी, तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। डेंसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा। ठीक, अगर ठीक, अगला है फैक्टर जो एलिमेंट है वो विंड है। विंड इज़ द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर। हवा जब हॉरिजेंटली बहती है तो उसको कहते हैं विंड। विंड्स ब्लो फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। हवा कहाँ से बहती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगी। हाई प्रेशर का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा थी उस डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जाएगा। ठीक है। द ग्रेटर द डिफरेंस, ये एनेमोमीटर, ये विंड वेन है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू प्लेसेस द फास्टर द एयर विल मूव। अगर हाई प्रेशर और लो प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा है, कहीं पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, कहीं पर प्रेशर बहुत कम था, तो इनका डिफरेंस जो है निकाला जाएगा। अगर वो ज़्यादा है तो हवा उतनी ही तेज़ी से चलेगी। द मेन कॉज ऑफ विंड इज the main cause of wind is the unequal heating of the atmosphere by the sun, resulting in differences in the pressure between places. क्या हो गया? हवा का मेन कॉज ऑफ विंड क्या है? अनइक्वल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हीट हो रहा है सन के कारण। द प्रेशर, इसलिए क्या हो रहा है? प्रेशर भी अलग अलग हो रहा है दोनों जगह पर। कहीं हाई प्रेशर बन रहा है, कहीं लो प्रेशर बन रहा है। जैसे ही हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनेगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ दोनों का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हवा बहेगी। मेट्रोलॉजिस्ट स्टडी विंड बाय मेजरिंग द विंड्स डायरेक्शन एंड स्पीड। मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो विंड को स्टडी करते हैं। कैसे? विंड के डायरेक्शन को स्टडी करके, मेज़र करके, और उसकी स्पीड को। एन एनेमोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द विंड। विंड की स्पीड करने के लिए एनेमोमीटर होता है। अ विंड वेन इज यूज टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। और डायरेक्शन देखने के लिए हवा किस तरफ से चल रही है उसके लिए विंड वेन होता है। विंड्स आर यूजुअली नेम्ड आफ्टर डायरेक्शन दे ओरिजिनेट फ्रॉम। हवा किस तरफ से बहना शुरू हुई है उसके हिसाब से उसका डायरेक्शन, उसका नाम दिया जाता है। इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाई साउथ ईस्टर्ली मानसून विंड। इंडिया किस विंड से प्रभावित होता है? साउथ ईस्टर्ली, यानी साउथ की तरफ से चलती है विंड और ईस्ट की तरफ से हवा आ रही है। यहाँ पे देखो, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हवा ईस्ट की तरफ से चलेगी, ईस्टर्ली विंड। साउथ की चलेगी तो साउथ विंड कहलाएगा। तो किस तरफ से ओरिजिनेट हो रही है उससे इसका नाम दिया जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट द मानसून विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन से विंड शुरू हो रही है निकलना। दस ए विंड कमिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो विंड ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेगी उसको कहेंगे ईस्टर्ली विंड, जहाँ से ओरिजिनेट हुई। इफ़ द अर्थ वॉज स्टेशनरी, यदि पृथ्वी घूम नहीं रही होती, ये अर्थ क्या होती है? अपने एक्सेस पर रोटेट कर रही होती है। तो इफ द अर्थ वॉज स्टेशनरी द डायरेक्शन ऑफ ऑल विंड्स वुड हैव बीन नॉर्थ टू साउथ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। यदि पृथ्वी घूम नहीं रही होती तो जितनी भी हवा चल रही है तो डायरेक्शन ऑफ ऑल विंड्स वुड हैव बीन नॉर्थ। तो हवा जो चल रही है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है ऐसे। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऊपर वाला ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर। बट द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन पृथ्वी क्या कर रही है? वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। ये वेस्ट ईस्ट, पृथ्वी ऐसे मूव कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस द विंड्स आर डिफ्लेक्टेड। क्योंकि पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, इस कारण से विंड का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती, लेकिन पृथ्वी घूम रही होती है, इस कारण इसका जो है डायरेक्शन विंड का वो मूव हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है? अपर वाले में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये राइट साइड मूव हो जाता है। East due to the rotation on its axis, the winds are deflected. This force is called Coriolis force. ठीक है, पृथ्वी अपने एक्सेस पे घूम रही है जिसके कारण हवा का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जा रहा है, और ये जो फोर्स हो जिसके कारण ये चेंज होता है उसको कहते हैं कोरियोलिसिस फोर्स। अकॉर्डिंग टू द फैरल्स लॉ, विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है? राइट साइड चली जाती है विंड, इस तरफ मूव हो जाती है। एंड टुवर्ड द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर, और सदर्न नीचे वाली हेमिस्फेयर में
इस तरफ चली जाएगी, लेफ्ट साइड। विंड्स ट्रांसपोर्ट हीट एंड मॉइस्चर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। हवा जब बहती है तो क्या करती है, अपने साथ कभी हीट लेके आती है, कभी मॉइस्चर लेके आती है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है। द डायरेक्शन ऑफ द विंड अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस, और इसके कारण ही टेम्परेचर भी कम ज़्यादा होगा। अगर वो समुद्र की तरफ से हवा आएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। पहाड़ों की तरफ से आएगी तो टेम्परेचर कम होगा। विंड्स कमिंग फ्रॉम वार्मर एरियाज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। जो हवाएं जो हैं गर्म जगह की तरफ से आ रही हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। वेयर द विंड्स कमिंग फ्रॉम कूलर रीजन्स डिक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। और ठंडी की तरफ से आ रही हैं तो टेम्परेचर कम होगा। रीजन्स नियर द डिजर्ट्स हैव हाई टेम्परेचर, और जहाँ रेगिस्तान है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। वाइल द प्लेसेस नियर पोल्स हैव कोल्ड टेम्परेचर, और जो पोल्स की तरफ है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ क्या होगा, वहाँ टेम्परेचर कम होगा। अगला एलिमेंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, हवा में कितनी नमी है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। वातावरण में कितनी नमी है, पानी की कितनी मात्रा है, उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ डैम्पनेस इन द एटमॉस्फेयर। डैम्पनेस मतलब हो गया नमी, वातावरण में कितनी नमी है। वाटर इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। एवोपरेशन के कारण क्या होता है, पानी जो है समुद्र वगैरह से पानी गर्मी जब पाता है तो भाप बन के ऊपर जाने लगता है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जैसे ऊपर जाते हैं हम, बहुत ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते जाते हैं तो हवा ठंडी होती जाती है, तो जो भाप ऊपर की तरफ जा रही होती है वो जब कोल्ड रीजन में जाएगी तो ठंड उसको मिलेगी, तो क्या होगा, वेपर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, तो वही वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। द एयर अराउंड अस ऑलवेज कंटेन वाटर वेपर इन वेरीड अमाउंट। हमारे चारों तरफ जो हवा है उसमें भी अलग अलग अमाउंट में वाटर वेपर है। फॉर एग्जाम्पल, ए डैम्प क्लोथ्स एक्सपोज टू द एयर ड्राइज रैपिडली ड्यूरिंग द हॉट सीजन। गर्मी के समय में क्या होता है, अगर गीले कपड़े हम फैलाएं तो जल्दी सूख जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द रेनी सीजन। लेकिन बारिश के समय में आजकल क्या हो रहा है, बारिश का मौसम है तो हवा में भी पानी की बूंदें हैं, नमी है, तो जब नमी उसमें खुद ही पहले से है तो उतनी जल्दी कपड़ों की नमी वो लेके नहीं जा पाएगी। लेकिन गर्म हवा होगी तो क्या होगा, यहाँ ठंडी है हमारे पास और कपड़ों में, और यहाँ से कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की तरफ हवा मूव करती है। ह्यूमिडिटी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की ह्यूमिडिटी होती है। पहली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और दूसरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अभी जैसे हम कहते हैं ना, आज नमी, आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो आज कितनी ह्यूमिडिटी है, वो वेपर कितनी ज़्यादा है हवा में, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर में कितना वाटर वेपर है एट ए सर्टेन टेम्परेचर। आज जो टेम्परेचर है माना था 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आज हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर कितनी है, उसको कहते हैं रिलेटिव एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, अब इतना तो हवा में ह्यूमिडिटी है, लेकिन टोटल कितनी ह्यूमिडिटी जो है वो ले सकती है हवा, कितनी होल्ड कर सकती है अपने अंदर, उसको कहते हैं टोटल ह्यूमिडिटी जितनी हो सकती है वो हो गया हवा कितनी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गई, रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी आज हवा में इस टेम्परेचर पर कितनी ह्यूमिडिटी है वो ऊपर रखें और नीचे टोटल कितनी ह्यूमिडिटी जो है वो हवा अपने अंदर रख सकती है, वो उससे हम डिवाइड कर दें तो वो कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गया, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी आज एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है अपॉन टोटल ह्यूमिडिटी एयर कैन होल्ड, कितना वो अपने अंदर रख सकती है। ठीक, ऑफ एयर एट द मैक्सिमम अमाउंट दैट माइट एग्जिस्ट विदाउट कंडेंसेशन एट ए सर्टेन टेम्परेचर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद द चेंज इन एयर टेम्परेचर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 4.8 ग्राम है। जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड है
तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30.4 ग्राम है। यानी अगर टेम्परेचर कम है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। वही यहाँ लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, at a temperature of 0 degree centigrade, 1 cubic meter of air may contain 4.8 gram of vapor. At a temperature of 30 degrees centigrade, it will increase to 30.4 gram. Thus, we can infer that the higher the temperature of the air, the more moisture it can absorb. ठीक है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब कर पाएगा। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है इसको मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं हाइग्रोमीटर और वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज। इन ईच केस सैचुरेशन पॉइंट इज टेकन एज 100। यहाँ देखो, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, हवा में कितना मॉइस्चर है वो हो गया हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन टोटल ह्यूमिडिटी। हवा जितनी ह्यूमिडिटी ले सकती है, तो अगर हवा में 20% है 20 अपॉन 100 तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20% है, यानी एयर ड्राई है। अगर ये है 80 अपॉन 100, हवा जो है 80% मॉइस्चर ली हुई है और टोटल वो 100 ले सकती है, तो इसका कितना हुआ 80% ह्यूमिडिटी हो गई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर जितना हवा होल्ड कर सकती है ह्यूमिडिटी उतनी ही हो गई है, यानी 100%, इसको कहते हैं ड्यू पॉइंट, कि जितना ये होल्ड कर सकती थी उतना होल्ड कर चुकी है, तो ये कहलाएगा ड्यू पॉइंट। तो इससे क्या समझ में आया हमको? इन ईच केस द ह्यूमिडिटी इज वेरी टेकन एज 100 इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई। इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, जैसे यहाँ 80% है, इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई द एयर इज सेड, कहाँ गए, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई द एयर इज सेड टू बी मॉइस्ट। अगर हाई है तो कहते हैं कि हवा में बहुत नमी है, बहुत मॉइस्ट है। इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ वेरी लो, जैसे यहाँ 20% है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर 20% तो हम क्या कहें, सेट टू बी मॉइस्ट। इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ वेरी लो द एयर इज सेट टू बी ड्राई, यही नमी कम है, हवा गर्म है। ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एयर गेट्स फुल्ली सैचुरेटेड। ड्यू पॉइंट कौन सा है? जब एयर में उतनी नमी है जितनी एयर होल्ड कर सकती है, यानी 100% हो गई है पूरी, तो इसको क्या कहेंगे? ड्यू पॉइंट कहेंगे, जबकि बारिश होगी ही होगी। जितना होल्ड कर सकती थी उतनी ह्यूमिडिटी इसकी है। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट क्या हो गया? इज द टेम्परेचर एट विच एयर गेट्स फुल्ली सैचुरेटेड। अगला पॉइंट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन है कोई भी चीज़ बादल से, आसमान से नीचे की तरफ गिरे, या तो बारिश के रूप में रेन हो, हेल हो, ठीक है, ओले गिरें, बारिश हो या फुहारें पड़ें, ये सभी प्रेसिपिटेशन है। एवपोरेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। पृथ्वी गर्म हो रही है, ओशियन से पानी गर्म हो रहा है, वो एवपोरेट हो रहा है, कंटिन्यूस ये काम हो रहा है। द वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ सप्लाई मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। द वाटर बॉडीज़ जो होती हैं वही ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऊपर की तरफ ले जा रही होती है, ऑपरेट करती हैं। द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर डिपेंड्स लार्जली ऑन द टेम्परेचर एंड इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या कह रहा है? एयर कितना वाटर अपने अंदर होल्ड कर सकती है, कितना मॉइस्चर हवा में हो सकता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो हो एवोपरेशन होगा, जितना ज़्यादा एवोपरेशन होगा उतना ज़्यादा वाटर जो है वो एवोपरेट होकर ऊपर जाएगा और उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी ऊपर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यही कह रहा था, कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर डिपेंड्स लार्जली ऑन द टेम्परेचर एंड इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ गए क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एवोपरेशन होगा और उतना ज़्यादा हवा में पानी जाएगा। When warm air carrying water vapor rises up, जब गर्म हवा जो है वाटर वेपर को लेती है तो क्या होगा? गर्म हवा क्या होती है? हल्की होती है, उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो जब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे वो क्या होगा? हल्की हवा ऊपर की तरफ जाएगी। तो when warm air carrying water vapor rises up, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कूलर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जितना हम एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई जितनी बढ़ती चली जाती है हवा उतनी ठंडी होती जाती है। इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कूलर लेयर, तो क्या होगा? ये वेपर जो ऊपर जा रही है ऑपरेशन के द्वारा, तो ऊपर जाके वो ठंडी हवा से मिलेगी और ठंडी हो जाएगी वो खुद।
द वाटर वेपर चेंजेस इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो ऊपर जाने पे भाप क्या होगा, जब उसको ठंड मिलेगी तो छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाएगी। चेंज इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। वेपर से लिक्विड में बदलना, ठीक है, भाप का पानी में बदलना, ये क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। When minute droplets of water or crystals join together to form drops or large crystals which are too heavy to float, जब छोटे छोटे जो पानी की बूंदें हैं आपस में जुड़ जाते हैं और बना लेते हैं बड़ा क्रिस्टल, ठीक है, पानी की बूंदें जमा होती चली जाती हैं, इकट्ठी होती चली जा रही हैं ऊपर, और जब आपस में मिलती चली जाती है तो क्या हो जाता है, बड़ा सा बादल बन जाता है। changes into small droplets of water, the corner condensation, the tiny droplets, ठीक है, form drops और large crystals which are too heavy to float। अब बादल इतना ज़्यादा बड़ा होता चला गया, उसमें पानी की बूंदें इतनी बढ़ती चली जा रही हैं, इतना कंडेंस हो गया है कि वो अपने आप में होल्ड नहीं कर पा रहा है, वो तैर नहीं पा रहा, भारी हो गया है बादल। दे स्टार्ट फॉलिंग ऑन द अर्थ एज प्रेसिपिटेशन। अब जो होल्ड नहीं कर पाएगा इतनी बादल, इतनी पानी की बूंदों को, तो क्या करेगा, वो बरस जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। कैसे, या तो रेन होगा, पानी बरसेगा, या स्नो होगा, फुहार जैसे बूंदें इसकी पड़ेंगी, बर्फ़ की बूंदें फुहार जैसे, तो स्नो कहेंगे। या हेल होगा, हेल मतलब ओला गिरता है, जो मोटे मोटे बर्फ़ के जो गोल गोल गिरते हैं ना ऊपर से, ओला होगा। या स्लीट होगा, स्लीट मतलब बारिश भी होगी और ओले भी गिरेंगे। आर सम फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये सभी प्रेसिपिटेशन का ही, आसमान से गिर रहा है कुछ भी पानी का, सॉलिड हो लिक्विड हो, ये सारी चीज़ें जो गिर रही हैं वो प्रेसिपिटेशन कहलाएगा। द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन चेंजेस विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब चेंज होगा, जहाँ गर्म होगा वहाँ क्या होगा, बारिश के रेन की तरह जाएगा, लेकिन जहाँ ठंड होगी, बहुत ठंडा जहाँ का मौसम होगा तो बर्फ़ के रूप में गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल, रेनफॉल इज़ कॉमन इन लोअर एल्टीट्यूड, नीची ऊंचाई पे, हम लोग तो बहुत ऊंचे पहाड़ वहाड़ पे नहीं रहते हैं, तो हम लोग लोअर एल्टीट्यूड पे हैं, तो वहाँ पर बारिश होगी। एंड स्नोफॉल इन द हायर एल्टीट्यूड, जो लोग ऊंचाई पे पहाड़ों वगैरह पे रहते हैं वहाँ क्या होगा, स्नोफॉल होगा। रेनफॉल इज मेजर्ड विद ए रेन गेज, रेनफॉल कितना हुआ, कि कितनी बारिश हुई है, इसको नापने के लिए होता है रेन गेज। रेनफॉल इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स में नापा जाता है रेनफॉल को। द डेली रिकॉर्ड्स आर एडेड फॉर ए ईयर, साल भर रिकॉर्ड किया जाता है कि बारिश कितनी हुई आज, विच इज़ द टोटल रेनफॉल इन वन पर्टिकुलर ईयर। और फिर ये टोटल होता है कि साल भर में कितनी बारिश हुई, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। द एवरेज रेनफॉल ऑफ ए प्लेस फॉर 35 to 40 ईयर्स इज कॉल्ड द मीन एनुअल रेनफॉल। साल 35 से 40 साल का रिकॉर्ड रखा जाता है और फिर उसको एवरेज निकाला जाता है उसका, क्या होगा, एक साल में इतनी बारिश हुई, दूसरे साल में उतनी हुई, सबको प्लस कर लिया जाएगा, और 35 ईयर्स में देखा जा रहा है तो उसको डिवाइड बाई 35 किया जाएगा, तो निकलेगी एवरेज रेनफॉल, और इसको कहा जाएगा मीन एनुअल रेनफॉल। क्लाउड्स, अ क्लाउड इज ए मास ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स दैट फ्लोट इन द एयर। क्लाउड क्या है, छोटे छोटे जो पानी की बूंदें हैं उसको जो हवा में तैरती रहती हैं, वो सब इकट्ठी होकर जो हवा में तैरती हैं उसको कहते हैं क्लाउड्स। क्लाउड्स आर नेम्ड पार्टली अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स एंड पार्टली अकॉर्डिंग टू देयर एल्टीट्यूड एट विच दे आर फॉर्म्ड। क्लाउड्स का नाम दिया गया है उसके शेप के हिसाब से, कैसा शेप है बादल का और कितनी ऊंचाई पर रहता है, एल्टीट्यूड वो कितना ऊंचा है इसके हिसाब से। They have a blanketing effect and radiant heat lost to space under clear sky is much greater than when there is low cloud cover. Cloud cover अगर बादल है, cloud cover मतलब अगर बादल है तो क्या होगा, सूरज की जो रोशनी है, जो गर्मी है, वो बादल से नीचे नहीं जा पाएगी, तो नीचे टेम्परेचर कम होगा। लेकिन अगर बादल नहीं यानी क्लियर स्काई है तो क्या होगा, सनरेज सीधे पृथ्वी पर आ पाएंगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। When the temperature of the air goes below dew point, dew point कब, जबकि relative humidity 100% हो जाए, तो टेम्परेचर जो है ड्यू पॉइंट से भी नीचे एयर गोज बिलो ड्यू पॉइंट, द वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अराउंड स्मॉल पार्टिकल्स। तो वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है और छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, और स्मॉल पार्टिकल्स छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं। द एक्सटेंट ऑफ क्लाउड कवर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर। बादल का जो रेंज है, कवर है, वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर का पृथ्वी पर और एटमॉस्फेयर क्या। क्लाउड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। क्लाउड्स को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्बस क्लाउड्स,
यहाँ एक चीज़ था, द एक्सटेंट ऑफ क्लाउड कवर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। अब देखो डिजर्ट में क्या होता है, राजस्थान वगैरह है या जहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ क्या होगा, वहाँ बादल नहीं होते हैं। बादल नहीं होंगे तो क्या होगा, सनरेज सीधे आएगी अर्थ पर, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा दिन में। लेकिन रात में क्या होगा, पृथ्वी जो है, लैंड जो है, जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। ठीक है, तो रात के समय लैंड तो ठंडी हो गई है और कोई बादल नहीं है आसमान में, तो क्या होगा, वो उतना ही ज़्यादा ठंडा भी रहेगा। इसलिए रेगिस्तान में क्या होता है, दिन बहुत गर्म होता है और रात बहुत ठंडी होती है। अब क्लाउड्स क्या हैं, वो 4 भाग ब्रॉडली क्लास में 4 ग्रुप में बाँटा गया है। पहला निम्बस क्लाउड्स, ये है निम्बस क्लाउड्स, ये वाले। दीज़ आर द रियल रेन क्लाउड्स, ये रेन क्लाउड्स होते हैं, यानी कि बारिश होगी ही होगी। थिक होते हैं, डार्क होते हैं, ब्लैक होते हैं एंड स्प्रेड आउट इन लेयर्स, और लेयर में होते हैं, एक लेयर नीचे है देखो, फिर उसके ऊपर एक लेयर, फिर एक पर। दे कॉज कंटिन्यूस रेन और स्नो, इनसे इनके होने पर लगातार बारिश होती है या बर्फ़ गिरती है। ठीक है? दूसरा क्लाउड कौन सा है, स्ट्रेटस क्लाउड्स। दीज आर लेयर्ड क्लाउड, ये भी लेयर्ड क्लाउड हैं ऐसे, दैट स्प्रेड्स आउट ओवर द होल स्काई, पूरे आसमान में फैले रहते हैं। दे यूजुअली फॉर्म एट लो लेवल, नीचे ही रहते हैं, लेस देन 2 किलोमीटर। दे आर यूनिफॉर्मली ग्रे एंड डल, ग्रे कलर के होते हैं और डल होते हैं। तीसरा क्लाउड होगा क्यूमुलस क्लाउड्स। दीज आर कॉलीफ्लावर शेप्ड क्लाउड्स, ये देखो गोभी की तरह से होते हैं। दैट हैव ग्रेट वर्टिकल हाइट, इनकी जो लंबाई होती है देखो, हाइट जो है ये सबसे ऊंचे होते हैं कह रहे हैं। टॉप इज डोम शेप्ड, ऊपर कैसे है, डोम का शेप का है ऐसे करके, एंड बॉटम इज फ्लैट बेस, ये फ्लैट होता है नीचे। दे कॉज रेनफॉल विद लाइटनिंग एंड थंडर, इनके का ये जब ऐसे बादल होते हैं तो क्या होता है, बारिश होती है, साथ में बिजली भी चमकती है और गरज भी होती है, थंडर भी होता है। एंड आर यूजुअली वाइट और ग्रे इन कलर, और ज़्यादातर ये क्या होते हैं, वाइट कलर के या ग्रे कलर के होते हैं। अगला है सीरस क्लाउड्स। दीज आर फेदरी, ये हैं पंख जैसे लगेंगे। फाइबरस क्लाउड्स हैं विच फॉर्म एट वेरी हाई लेवल, और 5 to 10 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ टाइनी क्रिस्टल ऑफ आइस एंड लुक लाइक विस्प ऑफ कॉटन, इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं आइस के, और वो रुई की तरह लगते हैं, फ्लोटिंग इन द स्काई, और हवा में तैरते रहते हैं।